Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is confronting marginalization. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 8 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है confronting marginalization और ये आपका fourth session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग सोशल जस्टिस और इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या उनके बेसिक प्रिंसिपल्स के थ्रू बहुत सारे लॉज बनाते हैं. लॉज बनाने के अलावा बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड द राइट ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. और उसमें से एक पॉलिसी का हमने एग्जांपल लिया था और वो था रिजर्वेशन पॉलिसी. और रिजर्वेशन पॉलिसी में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे कंट्री में अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की या जॉब अपॉर्चुनिटीज की, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में कुछ रिजर्व कैटेगरीज हैं. जैसे आप लोगों ने देखा पिक्चर्स के थ्रू कि एक कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, तीसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स और चौथा ओबीसी जैसे कि अदर बैकवर्ड कास्ट. तो जितने भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है बच्चों, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं हमारे सोसाइटी में, उनके लिए कुछ ऐसे रिजर्व कैटेगरीज बनाए गए. और ये क्यों बनाया गया था? तो इसका बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि बहुत टाइम पहले से जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज डिनाई किए गए. उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारी सोसाइटी में नहीं मिल पाए थे. और यही मेन रीजन है कि आज के डेट पे जो भी ऐसे ग्रुप के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है ताकि वो अच्छी जगह से पढ़ाई कर सके एंड ऑल्सो अच्छी जगह पे उन्हें जॉब मिल सके. ओके, तो ऐसे अगर हम बात करते हैं तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो, तो वहां पे एक सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स होता है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक दलित कम्युनिटी या हर एक दलित आदिवासी ग्रुप के बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं. जो वो कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करते हैं वैसे बच्चे उस अच्छी जगह पे पढ़ाई कर सकते हैं. और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देते हैं कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनकी मुफ्त में भी पढ़ाई होती है. राइट? तो इस तरीके से एजुकेशनल फील्ड में या जॉब अपॉर्चुनिटीज में ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों को एनकरेज किया जाता है. ओके, तो ये प्रॉपर पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. Now, let's move on to our next topic, that is protecting the rights of Adivasis and Dalits. In addition to policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. So, apart from the policies, जो जिसके बारे में हमने बात किया था, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लॉज भी बनाए गए हैं. जैसे हमारे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं जिसपे हमने आर्टिकल 15 पे फोकस किया, राइट? उसके अलावा अनटचेबिलिटी के ऊपर फोकस किया. तो इन सब के अलावा कुछ स्पेसिफिक लॉज भी हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट किए गए ताकि जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन से या एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके. ओके, नाउ हियर you can see the picture of the Adivasi women protesting against the government कि उनको कुछ अगर राइट्स नहीं मिलते हैं तो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं. ओके, ताकि उनके ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट सुन सके. अब बच्चों हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं अबाउट अ विलेज और ये स्टोरी आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्टोरी को पढ़ो क्योंकि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोरी हियर. सो विलेजेस ऑफ जगमलगुर आर गियरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल. तो एक विलेज है जिसका नाम है जगमलगुर और वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां के विलेजर्स हैं, वो एक फेस्टिवल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. अब ये फेस्टिवल क्या है ये हम देखते हैं. सो वंस इन 5 years द लोकल deity is honored and priest
from 20 neighboring villages come for this 5-day event. तो यहाँ पे आप देखो कि इस विलेज में जिसका नाम है जकमलगुल, तो वहां हर 5 साल पे एक बार जो वहां की लोकल देती हैं, जिनको वो पूजा करते हैं, तो उनका ऑनर किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इसी पूजा के लिए दूसरे विलेजेस से बहुत सारे प्रीस्ट आते हैं, बहुत सारे पंडित या ब्राह्मण्स आते हैं, राइट। और ये 5 दिन का इवेंट होता है वहां पे। तो यहाँ पे कौन सा रीति रिवाज है उसके बारे में अब हम देखते हैं। सो द सेरेमनी बिगिंस विथ अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. तो यहाँ पे आप देखो कि जो पहला सेरेमनी है उसमें क्या होता है। तो सेरेमनी में जो मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी, ओके, जो विलेज में दलित कम्युनिटी है, उनके जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन ब्राह्मण्स के पैर को धोते हैं। और वही जो पैर, जो पानी होता है बच्चों, उसी पानी से वो फिर नहाते हैं। वो एक तरीका है जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनको अपना रिस्पेक्ट शो करने का। लेकिन क्या ये सही है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सो इन जकमलगुल द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। तो यहाँ पे आप देखो एक इंडिविजुअल का नाम है, उसका नाम है रत्नाम। तो ये जो परफॉर्मेंस, ये जो सेरेमनी किया जाता था, ये रत्नाम के फैमिली मेंबर्स करते थे। नाउ his father and grandfather had both performed the same task before him. तो रत्नाम के पहले उसके जो पिताजी थे और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने ये सेरेमनी परफॉर्म किया था। Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed upon them on this occasion. ऐसे तो पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली जब हम विलेज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, राइट। तो वहां पे आप देखो कि जो दलित्स थे उनको टेंपल में एंट्री अलाउड नहीं था, लेकिन ये जो रिचुअल था वो उन्हें लगता था कि उन्हें काफी यहाँ पे ऑनर, बहुत इज्जत मिल रहा है इस स्पेशल ओकेजन से, राइट। और इसलिए वो बहुत खुशी के साथ ये करते थे। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न। अब किसकी बारी थी ये सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए? अब बारी थी रत्नाम की। नाउ रत्नाम वॉज all of 20 years studying engineering in a nearby college. अब रत्नाम 20 years एज का था और वो कहाँ पढ़ाई कर रहा था? वो एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। He refused to perform the ritual. लेकिन उसने ये रिचुअल परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब हम देखते हैं कि रत्नाम ने मना क्यों किया। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits. तो यहाँ पे आप देखो रत्नाम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। उसने बोला कि उसे इस रिचुअल पे कोई बिलीफ नहीं है, उसका कोई फेथ नहीं है इस प्रैक्टिस पे, और जो उसके फैमिली मेंबर्स है उनको फोर्स किया जा रहा था ये रिचुअल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दलित्स है, इसलिए दे आर द डाउन ट्रोडन पीपल, और उनका क्या काम है? ब्राह्मण्स के पैर को धोना, राइट। और इसी चीज को मना किया रत्नाम में करने से। नाउ रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखो कि रत्नाम का जो ये एक्शन था, जो ये डिसीजन था, उसकी वजह से जितने भी पावरफुल कास्ट उस विलेज में रहते थे उनको काफी गुस्सा आया। उसके अलावा रत्नाम के कम्युनिटी यानी कि दलित कम्युनिटी के कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो दलित हैं और उन्हें झुक के रहना पड़ेगा, और इसी वजह से उन्हें डर लगा कि शायद इसकी वजह से रत्नाम के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, नाउ दे बिलीव दैट इट वाज रत्नाम्स एजुकेशन व्हिच अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। जो अपर कास्ट के लोग थे बच्चों उस विलेज में, जो काफी गुस्से में थे, वो क्या सोच रहे थे? उनको लगा कि जो रत्नाम का एजुकेशन है, जो वो कॉलेज में जाके पढ़ रहा है, उसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि वो इन लोगों की बराबरी कर सकता है। कहने का क्या मतलब है? बीइंग फ्रॉम अ दलित फैमिली, वो अपने आप को अपर कास्ट से कंपेयर कर सकता है। तो ऐसा सोच था वहां पे अपर कास्ट के लोगों का। सो those from Ratnam's own caste were fearful of angering the powerful.
तो यहाँ पे आप देखो कि रतनाम के अपने कास्ट के लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें हमेशा अपर कास्ट को पूजना है, उनकी वर्शिप करनी है, उनकी सेवा करनी है, और इसीलिए वो उनके गुस्से से काफी डरे हुए थे। Many worked on their fields as daily wage laborers. तो यहाँ पे आप देखो कि जो दलित कम्युनिटी के लोग थे, जो उस विलेज में रह रहे थे, वो बड़े कास्ट के लोगों के जो फील्ड है उन पे काम करते थे एज डेली वेज वर्कर लेबरर्स और वर्कर्स। तो उनको डर था कि कहीं इसका असर उनके ऊपर भी ना पड़े। नाउ द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन। लेकिन यहाँ पे जो पावरफुल यानी कि जो अपर कास्ट के लोग थे, वो इस जो रतनाम का एक्शन था उससे वो काफी गुस्से में थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रतनाम को एक लेसन, एक सबक सिखाएंगे। His community was ordered to ostracize him and his family. तो यहाँ पे आप देखो कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया। तो उनके कम्युनिटी को, यानी कि दलित कम्युनिटी को जो उस विलेज में रह रहे थे, उनको बोला गया कि वो लोग रतनाम से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। मतलब रतनाम से कोई कनेक्शन नहीं रखे, उसके साथ कोई काम नहीं करेगा, उसके साथ कोई नहीं बैठेगा, राइट? उसके अलावा everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. Okay? तो इस तरीके से उसे इस पूरे कम्युनिटी से अलग कर दिया गया। One night, some men entered their part of the village and set his hut on fire. इसके बाद भी वो लोग चुप नहीं रहे। जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने क्या किया? जिस हट में, जिस जगह पे रतनाम और उसकी फैमिली रह रही थी, उस पूरे हट को उन्होंने जला दिया। तो आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमें दिखाने का कि एक पावरफुल कम्युनिटी एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी के साथ कैसे बिहेव करते हैं अगर कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। और यही हो रहा था रतनाम के साथ। बट ही मैनेज्ड टू एस्केप विथ हिज मदर। लेकिन किसी तरीके से रतनाम अपनी माँ के साथ वो वहां से भाग जाता है और उस फायर से बच जाता है। नाउ आफ्टर दैट रतनाम then went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, that is Prevention of Atrocities Act 1989। तो बच्चों 1989 में एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट का नाम था शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट। ओके, और इसके तहत, उस एक्ट के तहत अगर किसी भी दलित कम्युनिटी या शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ बैड बिहेवियर होता है, तो वो उस पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए रतनाम को इस एक्ट के बारे में पता था एंड देयरफॉर वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने गया। Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out। तो यहाँ पे आप देखो कि रतनाम को बिल्कुल भी डर नहीं था अपर कास्ट के लोगों से, लेकिन बाकी के जो दलित फैमिलीज थे वो उसके सपोर्ट में बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो पावरफुल कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो इनके घर को भी जला सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक विलेज में, हम एक विलेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहां पे एक सेट ऑफ ग्रुप लोग विलेजेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वहां पे किस तरीके से जो पावरफुल कम्युनिटीज है, जो पावरफुल कास्ट है बच्चों, वो किस तरीके से डराकर वो दलित कम्युनिटी को वहां पर रख रहे हैं, राइट? अब इसी एग्जाम्पल से हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन या फिर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, तो क्यों ऐसे एक्ट्स और क्यों ऐसे पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, सो दैट द दलित कम्युनिटीज कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, राइट? वो अपने राइट्स को, अपने लाइफ को बचा सके। अगर ऐसे एक्ट्स नहीं पास होंगे तो फिर उनका क्या होगा, है ना? तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? In today's class, we talked about protecting the rights of Adivasis and Dalits, और इसमें हमने लिया बेस्ट एग्जाम्पल एक विलेज का, जिसमें हमने रतनाम की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो अपर कास्ट के अगेंस्ट जाकर उसने उनके बातों को नहीं माना, वो रिचुअल सेरेमनी नहीं फॉलो किया और उसकी वजह से उसके हट को, उसके घर को जला दिया गया। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुका, वो पुलिस स्टेशन गया टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट दीज अपर कास्ट पीपल। ओके,
नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास हम इसी एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट of 1989. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.